हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है नेशनल पेज से कि नहीं रोका तो कोरोना होगा बेकाबू। जैसा कि कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जो हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया है कि अगर अब जो कोरोना को हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी, उसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा और स्थिति पहले से भी भयावह हो जाएगी, जैसा और देशों में हो रहा है। जैसे ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगाया गया था, ब्राज़ील में लॉकडाउन लगाया गया। तो इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कोरोना संक्रमण के फिर बढ़ते मामलों की तत्काल रोकने की जरूरत बताते हुए साफ कहा है कि यदि तत्काल नियंत्रण नहीं पाया गया तो पूरे देश में यह बेकाबू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में खासतौर पर उन 70 जिलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है जहां इस महीने कोरोना के मामले 150% से अधिक बढ़े हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन की बर्बादी पर भी चिंता जताई है। कोरोना संक्रमण के नए पैटर्न के प्रति आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार संक्रमण ज्यादातर छोटे शहरों में तेजी से फैल रहा है, जबकि पहले संक्रमण मुख्य तौर पर महानगरों में केंद्रित था और छोटे व मझोले शहर सुरक्षित बचे हुए थे। छोटे और मझोले जो शहर गांवों के ज़्यादा करीब हैं, इस बार संक्रमण का जो खतरा है वो ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कोरोना से काफ़ी हद तक इसलिए बचा रहा क्योंकि इसके संक्रमण से हमारे गांव बचे हुए थे। वाकई में स्थिति को अगर देखा जाए तो काफ़ी गंभीर हो रही है और इसमें खुद के भी हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा। मतलब आप अगर कहीं पर जाते हैं भीड़ भाड़ जगहों से बचिए। तो इन सब चीज़ों से हमें खुद अपने आप का बचाव करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द होना गंभीर। देखिए ये मामला है झारखंड का। झारखंड में क्या हुआ था कि कुछ जो आदिवासी हैं उनके राशन कार्ड इसलिए कैंसिल कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया था, अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराया था। तो इसमें जो कोर्ट में जो याचिका दाखिल करी गई थी उसमें ये बताया गया था कि इस तरीके से तो भुखमरी के हालात आ जाएंगे, क्योंकि जो राशन दिया जाता है वो गरीब लोग को दिया जाता है और उसमें आप एक छोटी सी गलती के लिए, जैसे आदिवासी इलाकों में आधार वाले ही नहीं पहुंच पाते हैं, राशन कार्ड वाले ही नहीं पहुंच पाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें उनकी क्या गलती है। और रही बात बायोमेट्रिक और जब थंब इम्प्रेशन की, तो इन सब में उनको भी दिक्कत आती है। जो आदिवासी होते हैं उनको भी मैचिंग कराने में दिक्कत आती है। तो इन सब के लिए अगर आप राशन कार्ड को कैंसिल कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, तो ये तो उनके लिए भूखे मरने वाली बात हो गई। तो इस पर ही एक याचिका दाखिल करी गई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई का मन बनाते हुए केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड की रहने वाली कोयली देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि आधार से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इससे भुखमरी की नौबत आ गई है। यह मामला प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष लाया गया था। शुरुआत में कोर्ट नोटिस जारी करने का इच्छुक नहीं था। कोर्ट ने संबंधित हाई कोर्ट जाने को कहा, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने आग्रह करते हुए कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। आदिवासी इलाकों में फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग की समस्या है। गोंजाल्विस की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने भी इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए सुनवाई पर सहमति जताई है। कोर्ट ने केंद्र व सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। नेक्स्ट है कि फरवरी में कंपनियों के पंजीयन में 35% का इजाफा हुआ है। देखिए अगर हम पिछले फरवरी की बात करें या उससे भी पहले की फरवरी की बात करें तो इतने रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे जितना अब, यानी फरवरी 2021 में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना काल के बावजूद कारोबारी गतिविधियां बढ़ने की रफ्तार जारी है। इस साल फरवरी महीने में पंजीयन होने वाली कंपनियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 35% का इजाफा हुआ है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल फरवरी में
14,094 कंपनियों के पंजीयन किए गए हैं, जबकि पिछले साल फरवरी में पंजीकृत होने वाली कंपनियों की संख्या 10,429 थी। पिछले साल जुलाई से कंपनियों के पंजीयन में तेजी आई थी। इस साल जनवरी को छोड़कर हर महीने नई कंपनियों के पंजीयन की संख्या पिछले साल के मुकाबले अधिक रही थी। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पंजीकृत होने वाली कंपनियों के अधिकतर हिस्सेदारी निजी कंपनियों की है। इस साल फरवरी महीने में पंजीकृत होने वाली 14,094 कंपनियों में से 13,809 निजी कंपनियां हैं। इनमें से 765 कंपनियां एक आदमी वाली हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पेज से न्यूज की पुतिन ने की थी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। इसमें जो एक खुफिया दस्तावेज लीक हुआ है उसमें यह बताया गया है कि जो यूक्रेन में एक यूक्रेन के दबाव में, या कह सकते हैं यूक्रेन का एक मामला था, उस पर ट्रंप प्रशासन ने पुतिन का सहारा लिया था कि आप उसको चुनावी मुद्दा बनाएं, और इसमें भ्रष्टाचार का आरोप था। तो लेकिन पुतिन ने जो इसमें कोई सहयोग किया नहीं था, इस गोपनीय रिपोर्ट में यह बताया गया है। अमेरिका के 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। रूसी खुफिया एजेंसी ने ट्रंप के सहयोगियों के साथ मिलकर जो बाइडेन के खिलाफ यूक्रेन से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को मजबूती देने का प्रयास किया था। हालांकि अमेरिका की पूरी चुनावी प्रक्रिया में कोई दखलंदाजी नहीं हो सकी थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की एक गोपनीय रिपोर्ट के लीक होने के बाद ये जानकारी सामने आई है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान वोटरों को प्रभावित करने की कोशिशें पुरजोर तरीके से की गई थी। नेक्स्ट है कि चीन के साथ भारत के संबंध जटिल। भारत ने बुधवार को कहा कि चीन के साथ उसके संबंध जटिल हैं और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि उनके संबंधों की भावी दिशा एक दूसरे की संवेदनाओं, सरोकारों और आकांक्षाओं के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। लोकसभा में अजय मिश्र टेनी के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह बात कही है। मुरलीधरन ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर कुछ अन्य स्थलों में सेनाओं की तैनाती और गश्त से जुड़े कुछ मुद्दे अभी भी शेष हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेष मुद्दों को हल करने के लिए चीनी पक्ष के साथ बातचीत जारी रखेगी। पूर्वी लद्दाख के घटनाक्रम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई 2020 में चीनी पक्ष ने पश्चिमी क्षेत्र के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने की कई बार एक तरफा प्रयास किए थे। अब है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि बढ़ी मांग तो निखरा जैविक खेती का रंग। जैविक कृषि उपज की घरेलू और वैश्विक मांग के मद्देनजर इसकी खेती को प्रोत्साहन देने की योजना परवान चढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों के बाद अब जैविक खेती में करीब 1 दर्जन राज्यों ने हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों की घरेलू मांग की ग्रोथ रेट 17% आंकी गई है। पिछले 3 साल के दौरान घरेलू के साथ निर्यात मांग में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार कई बार की सुविधाएं दे रही है। इससे इसकी बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। जैविक खेती को सरकारी समर्थन खूब मिल रहा है। जैविक उपज की बाजार में जबरदस्त मांग है, लिहाजा इसकी अधिक कीमत मिलती है। देश में कुल 36.7 लाख हेक्टेयर रकबा में जैविक खेती की जा रही है। इनमें 23 लाख हेक्टेयर खेती वाली जमीन है, बाकी 13.7 लाख हेक्टेयर जंगली क्षेत्रों से यह उपज इकट्ठी की जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में जैविक खेती का रकबा तेजी से बढ़ा है। सिक्किम 100% जैविक खेती वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप्स तक नहीं पहुंचा फंड ऑफ फंड्स का लाभ। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में सिर्फ 0.51% का ही फंड ऑफ फंड का लाभ मिला है। यह जानकारी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में दी गई है। समिति ने स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड स्कीम के तहत अतिरिक्त आवंटन की सिफारिश भी की है। इस काम के लिए DPIIT को वित्त मंत्रालय से यह बात करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 43,186 स्टार्टअप्स DPIIT से मान्यता प्राप्त है। स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग देने के लिए सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड की स्थापना की गई है।
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इस फंड से स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद दी जा सकती है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है दिशा भ्रम का शिकार कांग्रेस, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। इसमें लिखा गया है कि एक कहावत बताई गई है कि पिता पर पूत और जात पर घोड़ा, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा। बात अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हो तो ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन में विचारों और दिशा को लेकर कभी कोई दुविधा नहीं रही। दिशा भ्रम की प्रवृत्ति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी में भी थी। राहुल गांधी को शायद यह विरासत में मिली है। अपनी राजनीतिक नासमझी से उन्होंने इसे कई गुना बढ़ा दिया है। नतीजा यह है कि राजीव गांधी की तुलना में नुकसान भी ज़्यादा उठा रहे हैं। राजीव गांधी ने साहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर और फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास कराकर हिंदू मुसलमान दोनों को एक साथ खुश करने की कोशिश की और दोनों को नाराज कर दिया था। बोफोर्स पर भी उनकी इसी दुविधा ने उन्हें मिस्टर क्लीन से गली गली में शोर है के नारे तक पहुंचा दिया था। फिर भी एक अंतर यह है कि राहुल गांधी दो वर्गों को अलग अलग समय पर खुश करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद एक एंटनी कमेटी बनी। उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत सी बातें कही जो परिवार और उनके दरबारियों के अलावा किसी को पता नहीं। लेकिन एक बात बाहर निकल कर आई कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त पार्टी की बन गई है। इस चुनाव में पहली बार भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। तब से देश की राजनीति वाम से दक्षिणवामी हो गई है। 3-4 साल उस रिपोर्ट पर सोने के बाद कांग्रेस यानी राहुल गांधी ने तय किया है कि धारा के साथ वह बहना ठीक है। लोकसभा चुनाव में ही केरल के वायनाड में मुस्लिम मतों ने उन्हें लोकसभा में पहुंचा दिया। अब शायद उनका कर्ज उतार रहे हैं। वायनाड में उनका चुनाव एक तरह से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने लड़ा। वैसे लीग से कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। अब आप जरा मौजूदा राजनीतिक माहौल पर नजर डालिए। बंगाल में मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी ममता बनर्जी चुनावी सभा के मंच से चंडी पाठ कर रही हैं और अपने को ब्राह्मण बता रही हैं। उधर तमिलनाडु में धर्म को न मानने वाली पार्टी द्रमुक के मुखिया MK स्टालिन पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि द्रमुक हिंदू विरोधी नहीं है और उनकी पत्नी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करती हैं। तमिलनाडु का ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसका दर्शन उनकी पत्नी ने ना किया हो। स्टालिन के 90% कार्यकर्ता हिंदू हैं और वे विभूति लगाते हैं। तो ये सब जो बयान दिए जा रहे हैं पार्टियों द्वारा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, कि हम भी हिंदू राष्ट्र के हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, तो ये एक सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसमें ये अपना कह सकते हैं उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जब चुनाव आता है तब इनको हिंदुत्व नज़र आता है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपने आप को हिंदू बताना, मुसलमानों के करीब आना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप विकास चाहते हैं, सच में विकास चाहते हैं, तो आपको एक नज़र से सबको देखना होगा। कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी जात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ देश विश्व विकास चाहता है। अगर आप विकास के सहभागी बनेंगे तो लोग आपको खुद जिताएंगे। नेक्स्ट है कि खतरनाक रूप लेती दलगत राजनीति, और यह आर्टिकल लिखा है शिक्षा और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत ने। इन दिनों राष्ट्र के विकास और प्रगति से जुड़े मुद्दों को भी दलगत राजनीति के चश्मे से देखने का चलन जोर पकड़ रहा है। कोरोना संकट, किसानों की कठिनाइयां, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार या देश की सुरक्षा पर जरूरत तो यह है कि सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार विमर्श करती हैं। लेकिन ये विषय भी राजनीतिक पूर्वाग्रह की भेंट चढ़ गए हैं। यह प्रवृत्ति भारत के समग्र उत्थान के लिए खतरनाक है। दलगत राजनीति से अलग सोच रखने वाले सामान्य नागरिक इनसे चिंतित हैं। स्वार्थ की राजनीति में नैतिकता की अपेक्षा अब बेमानी लगती है। देखें तो कोरोना रणनीति की सफलता, टीकाकरण अभियान और उससे भी अधिक करीब 70 देशों को टीका पहुंचाना सारे विश्व में भारत और भारतीयों के लिए नए स्तर पर सम्मान अर्जित करता है। पारस्परिक आचार, विचार और व्यवहार
कि जो विरासत भारत और भारतीयों को अपने स्वतंत्रता सेनानियों से मिली है वह अद्भुत है और अद्वितीय है। इसमें उनके प्रति भी सदा सम्मान तथा शालीनता बनाए रखी गई है। जिसमें जिनके विरुद्ध संघर्ष छेड़ा गया था उनके साथ वैचारिक मतभेद था। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी नेताओं के मध्य अनेक प्रकार के मतभेद लोगों के सामने आ जाते थे, लेकिन पारस्परिक अशालीनता के कोई प्रकरण ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में कभी भी पक्ष या विपक्ष के किसी भी नेता द्वारा अपने विरोधियों के लिए चोर, कायर, डरपोक, बोटी बोटी काटने जैसी अस्वीकार्य अपशब्दों का प्रयोग ना तो सुना, न देखा, न पढ़ा गया। 13 जुलाई 1955 को पंडित नेहरू यूरोप तथा तत्कालीन सोवियत संघ की यात्रा के बाद जब लौटे तो उनके विरोध के बावजूद राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सारी परंपराएं तोड़ते हुए उन्हें लेने हवाई अड्डे पर चले गए थे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सवालों में सरकार। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का तबादला यही बता रहा है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार खड़ी करने के मामले में आंच उन तक भी पहुंच चुकी थी। वास्तव में वह तभी सवालों में घिर गए थे जब सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी विस्फोटक लदी कार के मालिक की हत्या के सिलसिले में की गई थी। अब तो यह संदेह भी गहरा गया है कि कार में विस्फोटक भरकर उसे मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी करने का काम कहीं सचिन वझे ने ही तो नहीं किया था। सच जो भी हो, परमवीर सिंह के स्थानांतरण मात्र से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि हिरासत में मौत के मामले में निलंबित और फिर नौकरी छोड़कर शिवसेना की सदस्यता ग्रहण कर चुके सचिन वझे को महामारी की आड़ में बहाल करने का काम क्यों और किसके इशारे पर किया गया। इससे भी गंभीर प्रश्न यह है कि मुंबई के सारे बड़े मामले उसके पास ही क्यों रहते हैं। आखिर यह मनमानी किसके इशारे पर हो रही थी? क्या पुलिस आयुक्त के यहाँ या फिर उनके ऊपर कोई नहीं था? इस सारे सवालों के जवाब मुंबई पुलिस ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार को भी देने होंगे, क्योंकि उसकी ही अतिरिक्त कृपा से सचिन वझे की पुलिस में बहाली हो सकी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अविनाश ने बनाया रिकॉर्ड। ये स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ है कि महाराष्ट्र के अविनाश साबले ने यहाँ जारी 24वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन बुधवार को राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 8 घंटे 20 मिनट और 20 सेकंड का समय लेकर 3000 मीटर स्प्लेच चेज दौड़ जीत ली। जबकि हरियाणा के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। साबले ने 2019 के दोहा में विश्व चैंपियनशिप में 8:21 ये जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड है, मैं गलत पढ़ गया, 8 मिनट 21 सेकंड का रिकॉर्ड था जिसे इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये आज का यानी दैनिक जागरण के 18 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।